Hello everyone. Welcome you all to the NISM Series 5A Mutual Fund Distributor Certification Exam Training Program. आपको पता ही है कि ये एग्जाम जो है वो एक मैंडेटरी एग्जाम है। अगर आप म्यूचुअल फंड का सेल या डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो एट ए इंडिविजुअल लेवल, और अगर आप किसी के साथ एसोसिएट होके या किसी एएमसी के साथ काम करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये एग्जाम देना आपके लिए कंपलसरी है एज पर सेबी रेगुलेशन। ये एग्जाम देने के बाद आपको एमफी के पास रजिस्ट्रेशन करना होता है, और एमफी दैट इज एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको एआरएन भी बोलते हैं, ये आपको लेना होता है। पर्टिकुलरली ये सर्टिफिकेशन के बारे में बात करूं तो ये सर्टिफिकेशन एनआईएसएम का रिलेटिवली इजी सर्टिफिकेशन में से एक है। आपको पता ही होगा कि पासिंग जो है वो यहाँ पे 50 मार्क्स का पासिंग है, और क्वेश्चन आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क ईच। तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, पासिंग 50 मार्क्स का होगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से ये एग्जाम जो है वो आपको थोड़ा सा रिलीफ देती है, क्योंकि काफी सारे एनआईएसएम के सर्टिफिकेशन ऐसे हैं जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है और पासिंग परसेंटेज भी 60% के है। तो रिलेटिवली ये एग्जाम सिंपल हो गई ना। The moment you enroll yourself for the examination, you can download a e-workbook which is there for your study reference. ये एंटायर प्रोसेस को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, क्योंकि हमने देखा है कि काफी सारे बच्चों को ये वर्कबुक पढ़ने के टाइम पे दिक्कत होती है, ये काफी लेंदी वर्कबुक लगता है। इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स है, जो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस है, इसको वहां से निकाल के हमने उसको कंपाइल किया है और 12 चैप्टर्स में उसको डाल दिया है। चैप्टर वाइज ही हमने उसको बनाए हैं नोट्स, लेकिन ये नोट्स के फॉर्म में होने की वजह से आपको 360 पेजेस नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपको लेस देन 100 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। तो ये हो गया आपका एक रिलीफ पॉइंट। सेकंड, बहुत सारी जगह पे आपको कॉन्सेप्चुअल जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने को वक्त लग सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। इसके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स या वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में इन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। डेफिनेटली काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो हर चैप्टर से डिराइव हो सकते हैं, और हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो है वो लिस्ट बनाई है। वो जो क्वेश्चन की लिस्ट है उसको भी हमने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए आंसर दिया है, और आंसर को भी एक्सप्लेनेशन दिया है। तो एक एक्सटेंसिव अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करने की हमने जितनी हो सके कोशिश की है, ताकि आपको एग्जाम में कितना भी क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ जाए तो भी आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है ना, तो आपको एग्जाम देने के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें मिक्स बैग क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं हमारे टेस्ट सीरीज में, और डेफिनेटली आपके पास टेस्ट सीरीज के फॉर्म में आप देख सकते हो कि आप कितने अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं एग्जाम के लिए, ताकि यू कैन बुक अ एग्जाम फॉर योरसेल्फ। मुझे लगता है ये एंटायर जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी इंसाइटफुल, वेरी मोटिवेशनल, and definitely very resourceful for you all. So welcome once again, and we shall begin with our very first chapter, which is coming as investment landscape. So before we begin with our very first chapter as an investment landscape, I want you to have a certain kind of a mindset. मैं चाहती हूँ कि मेरे जो लर्नर्स हैं वो अपने आप को एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही अज्यूम करें, और ये एंटायर जर्नी है जो 12 चैप्टर्स की, वो ऐसे ही उसको देखते हुए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से उसे देखें। सो दैट ये माइंडसेट के साथ अगर आप देखोगे तो हर बार आपके दिमाग में एक रहेगा कि आपको जो है ये सारी चीजें जो है वो आपको ऐसे देखनी है कि मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और ये जो चीजें मैं देख रहा हूँ उससे मेरा जो डेवलपमेंट होने वाला है वो नॉट ओनली सेल्फ डेवलपमेंट रहेगा, एट द सेम टाइम ये पूरा डेवलपमेंट जो है वो हेल्प होगा मेरे जो क्लाइंट का जो रिलेशनशिप है मेरे साथ है वो डेवलप करने के लिए। इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक कॉमन सा सेइंग है, either you make your money work for you or you will always have to work for money। मतलब आपका जो पैसा है इसको काम पे लगाइए, ये जो आपको रिटर्न कमा के देगा ना, उसी से आप अपने जो फाइनेंशियल गोल्स है उसको अचीव कर पाओगे। नहीं तो आपको मरते दम तक पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। एक हेफ्टी इंडियन डेस्टिनेशन वेडिंग, एक हाई एंड लग्जरी कार, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक वेकेशंस विद फैमिली, हायर एजुकेशन फॉर माय चाइल्ड, और एक सेल्फ डिपेंडेंट हमारा रिटायरमेंट लाइफ। क्या ये आपकी लाइफ का गोल है? ऑफ कोर्स मेजॉरिटी इंडिविजुअल्स जो है यही गोल लेके चलते हैं कि हमारे लाइफ में ये सारी चीजें होनी चाहिए एंड एवरीथिंग शुड फॉल इन प्लेस। मेरी लाइफ जो है वो कंटेंटेड हो गई, मेरी लाइफ जो है वो फुलफिल्ड हो गई, सेटिस्फाइंग हो जाएगी अगर सपोज मेरे ये गोल्स जो है वो अचीव हो जाएंगे। क्या ये गोल है आपके? हाँ, ये गोल है हमारे, ये एम है हमारा, ये ड्रीम है हमारा, लेकिन डेफिनेटली
ये हमारा फिनेंशियल गोल नहीं है। इन गोल्स को फिनेंशियल गोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 3 एस्पेक्ट होने चाहिए। सबसे पहले गोल इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, क्या रिटायरमेंट मेरा गोल है? तो यस, ये होना ही चाहिए। आज की तारीख में अगर सपोज आपको चाहिए कि आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीना है, तो डेफिनेटली मुझे एक स्ट्रॉन्ग रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए। फिर आता है टाइम टू अचीव। ये गोल अचीव करने के लिए आपके पास कितना वक्त है। इफ यू आर एट द एज ऑफ 30 एंड इफ यू वांट टू रिटायर एट द एज ऑफ 60, इन दैट केस यू हैव 30 years इन योर हैंड। दैट मीन्स और 30 साल जो है वो आपको आपके इन्वेस्टमेंट ऐसे करने हैं ताकि एट द एज ऑफ 60 जो भी कॉर्पस आपके पास बने, वो जब तक आप जिंदा रहो तब तक आपको एक इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो दिला सके। उसके बाद आता है मनी रिक्वायर्ड आफ्टर कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन। तो आप 30 के एज में हो और आज की तारीख में आपको कितना पैसा चाहिए। अगर मैं बोलती हूँ कि आज आप रिटायर हो रहे हो, तो कितना पैसा आपके हाथ में रहेगा तो आप रिटायर हो सकते हो। आप बोल सकते हो कि इतना कॉर्पस है तो मैं एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता हूँ। ओके, तो उसके साथ आप इन्फ्लेशन ज्वाइन करोगे। इन्फ्लेशन जो है वो डेफिनेटली यू नो व्हाट आई मीन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो महंगाई की वजह से आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम होते जा रही है, तो उसको इन्फ्लेशन के साथ जोड़ना पड़ेगा। और जो भी अमाउंट आप सोच के चल रहे हो, से आज की तारीख में मेरे पास 3 करोड़ होंगे तो मैं रिटायर हो सकता हूँ, तो आज के दिन में ही मैं रिटायर हो सकता हूँ। इन दैट केस वो 3 करोड़ आगे 30 साल के बाद वो 3 करोड़ की क्या वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो इरोड करेगा वो 3 करोड़ को। तो शायद आपको 3 करोड़ नहीं, 3 करोड़ से कई ज्यादा पैसा लगेगा। और वो कॉर्पस डेवलप करने के लिए या वो कॉर्पस बिल्डअप करने के लिए आपको कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज लेने हैं, ये चीजें जो है आपको आपको क्लाइंट को बतानी है। तो सबसे पहले जब आप आपके क्लाइंट से बात करते हो तो आप उनको पूछते हो कि उनके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, और वो हिसाब से जो आप उनको स्कीम जो है वो सजेस्ट करते हो। किसी भी गोल को फाइनेंशियल गोल में कन्वर्ट करने से आपको एक क्लैरिटी आ जाती है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है वो कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट्स। सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक ही वर्ड है क्या, एक ही मीनिंग है क्या उन दोनों का? तो नहीं। सेविंग का मतलब होता है टू बी सेफ। सेफ रखने को हम बोलते हैं सेविंग। मतलब अगर सपोज मैंने मेरे बैंक के लॉकर में गोल्ड रखा हुआ है तो वो हो गए सेविंग्स। मेरे घर के लॉकर में कुछ कैश रखी हुई, वो हो गई सेविंग्स। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट में तभी कन्वर्ट होंगी जब उसके ऊपर कुछ रिटर्न हम एक्सपेक्ट करेंगे। द वर्ड सेविंग ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम रूट एज सेफ, टू बी और टू कीप दैट कॉर्पस सेफ। सेफ्टी ऑफ द मनी डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। When one invests money, the primary objective is to earn a return or profit. The important point यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का होता है वो होता है to strike a balance between risk and return। मतलब रिस्क कितनी होनी चाहिए, आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, और कितना रिटर्न जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो जितना रिस्क ज्यादा उतना रिटर्न ज्यादा, जितना रिस्क कम उतना आप कम रिटर्न भी है एक्सपेक्ट करोगे। मतलब रिटर्न अगर आपको कम मिल रहा है तो आप एट वन पॉइंट ऑफ टाइम रिस्क कम लेने को तैयार होते हैं, क्योंकि हमें रिटर्न कम मिलेंगे तो चलेंगे, लेकिन हम रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए आपने देखा रहेगा कि एफडीज में करके इन्वेस्टमेंट्स होते रहते हैं ओनली बिकॉज देयर आर लेस रिस्क एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। In order to invest money, one need to save first. The saving precedes investing। मतलब पहले सेविंग होता है उसके बाद इन्वेस्टिंग होता है। तो फैक्टर्स टू इवैल्यूएट इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं तो कौन से फैक्टर्स हमारे दिमाग में रहने चाहिए। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है सेफ्टी का। वॉरेन बफेट ने हमने बहुत ब्यूटीफुल 2 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग दिए हैं। सबसे पहला रूल है नेवर लूज योर मनी, एंड सेकेंड नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। सबसे पहले इन्वेस्टिंग का हमारा एक मंत्र ये आता है कि हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जहां पे हमारा पैसा जो है वो सेफ रहे। तो सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आता है लिक्विडिटी। कितना लिक्विड है वो एसेट, कितना आसानी से वो मार्केट में कन्वर्ट हो सकता है इनटू कैश। आपको पता ही होगा कि अगर गोल्ड है वो सबसे ज्यादा लिक्विड है। आप कभी भी आपके पास अगर गोल्ड है आप उसको इन कैश करना चाहते हो, मार्केट में जाइए, आपको उसके अगेंस्ट पैसा मिल जाएगा। आप बेचोगे तो आपको उसके अगेंस्ट पैसे मिल जाएंगे। अगर आप लोन भी रखना चाहते हो तो इमीडिएटली आपको 10 मिनट में जो है वो लोन मिल जाता है। ऐसे काफी सारे एडवर्टीजमेंट्स आती रहती है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी
सिक्योरिटीज, बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इलिक्विड एसेट, क्योंकि उसको आपको अगर आपको थोड़े पैसे चाहिए तो आप पूरी प्रॉपर्टी जो है उसको आप बेच नहीं सकते, उसको मॉर्गेज नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं रिटर्न्स। तो रिटर्न जो है आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट ले लो, फिर आप गोल्ड ले लो या आप आपका रियल इस्टेट ले लो या आपके शेयर्स ले लो, आपके जो रिटर्न्स है वो इसके साथ एसोसिएट है, बिकॉज ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। तो रिटर्न जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है पीरियोडिक रिटर्न और दूसरा हो सकता है कैपिटल अप्रिसिएशन या कैपिटल ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रियल इस्टेट लिया है, आपने मे बी एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है और आपने उसको रेंट पे रख दिया है, तो उसके ऊपर आने वाला जो रिटर्न है वो रेगुलर रिटर्न या पीरियोडिक रिटर्न बोलेंगे हम इसे। और जो 1 करोड़ की जो आपकी प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी वो अभी 1.5 करोड़ की हो गई, तो 50 लैक्स जो है वो आपका हो गया कैपिटल अप्रिसिएशन या कैपिटल ग्रोथ। जरूरी नहीं है कि हर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू जो है वो आपको ये दो ऑप्शन देगा। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड जो है वो पड़े पड़े रहेगा, उसका रेट जो है वो बढ़ेगा, ओके, कैपिटल अप्रिसिएशन होगा, लेकिन उसके ऊपर कोई भी रिटर्न रेंटल अब इनकम वगैरह आप उसमें से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। टिकट साइज, टिकट साइज का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। जो भी अगर आप घर लेना चाहते हो, रियल एस्टेट लेना चाहते हो, मतलब या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, इसका टिकट साइज बहुत बड़ा होता है, वो करोड़ों में भी जा सकता है, लाखों में तो जाता ही जाता है। लेकिन वही अगर म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है, आप बहुत कम पैसे से इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आपको ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। वही आपको कोई इक्विटी शेयर खरीदना है तो डेफिनेटली आपके पास वैरायटीज ऑफ शेयर्स है जिसमें से आप बाय कर सकते हो। तो टिकट साइज का मतलब है मिनिमम कितना पैसा चाहिए आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कोई भी पर्टिकुलर असेट क्लास में इन्वेस्ट करना है तभी मिनिमम कितने पैसे के साथ आप शुरुआत कर सकते हो। फिर आते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या होता है कि हम रिटर्न्स तो देख लेते हैं कि इतने इतने अच्छे अच्छे रिटर्न्स है, बट ये रिटर्न का मतलब ही आपका इनकम, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न है उसको हम इनकम समझते हैं, मतलब टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम हो गया। और टैक्स अथॉरिटी बोलती है जब भी आपने इनकम कमाया तो इनकम के ऊपर तो टैक्स देते हैं ना, इसीलिए तो हम उसको इनकम टैक्स बोलते हैं, जैसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो डेफिनेटली जब भी आप कोई रिटर्न अर्न करो तो उसके ऊपर के जो उसके जो टैक्स इम्प्लीकेशंस है उसको बहुत ध्यान रखो, क्योंकि टैक्स जो देना पड़ेगा आपको उसके वजह से आपके जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स है वो कम होने वाले हैं। तो म्यूचुअल फंड में आपको पता ही है कि ऐसे भी एवेन्यूज हैं जहां पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ स्कीम। फिर आता है डिफरेंट एसेट क्लासेस। अभी हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट में कौन से इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है जो इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है मार्केट में। तो जो अलग अलग ऑप्शंस है उनको हम बोलेंगे एसेट क्लास। ओके, जैसे देर आर 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एसेट क्लास जो हमें पता है। जो होता है, एक है रियल इस्टेट जहां पे आप कमर्शियल रेसिडेंशियल में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद कमोडिटीज है, मोस्ट कॉमन कमोडिटीज आपको पता है गोल्ड एंड सिल्वर। फिर इक्विटी शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिक्स्ड इनकम का मतलब होता है बॉन्ड या डिबेंचर्स। फाइन, पहले आता है सबसे पहले रियल इस्टेट। यहाँ पे आपको पता है बहुत लोगों की ये एक धारणा होती है कि हमारे पास हमारा एक रहता घर तो है लेकिन हमारी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी और रहनी चाहिए करके। अगर उनके 2 बच्चे हैं तो बहुत लोग चाहते हैं कि हमारे पास 2 तो घर होने चाहिए, एक बड़े को दे दिया एक छोटे बच्चे को दे दिया, बस हो गया करके हमारी जिम्मेदारी खत्म। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इंडियन मेंटालिटी में बहुत ज्यादा कॉमन पाया जाता है। रियल एस्टेट आपको पता है सबसे ज्यादा इलिक्विड होता है, आपको इमीडिएट पैसा चाहिए होता है, तो रियल एस्टेट डेफिनेटली आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होराइजन नहीं है। डेफिनेटली डिविजिबल एसेट नहीं है, मतलब अगर आपको एक आपके आपके अपने घर में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है जो 1 करोड़ का है और आपकी रिक्वायरमेंट जो है सिर्फ 10 लाख की है इमीडिएट रिक्वायरमेंट, तो आप उसको टुकड़े करके बेच नहीं सकते हो, तो ये डिविजिबल एसेट नहीं है। वन कैन इन्वेस्ट इन फिजिकल रियल एसेट, दैट मीन्स आपने घर ही खरीद लिया तो फिजिकल रियल एसेट हो गया, लेकिन आपके पास एक फाइनेंशियल फॉर्म भी है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का और उसे बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REIT, और उसके थ्रू भी आप इन्वेस्ट
कर सकते हो, जो आपको एक करंट इनकम के हिसाब से, एक रेगुलर इनकम के हिसाब से भी आपको जनरेट करके दे सकता है। तो फिजिकल एसेट प्लस फाइनेंशियल एसेट भी आपको एक रेगुलर इनकम जो है वो जनरेट करके देता है। इन द केस ऑफ रियल इस्टेट द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, आपको पता है ये बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटीज होती है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है। ये सारी चीजें जो है वो रियल एस्टेट की कॉस्ट है जो बढ़ा देती है। नेक्स्ट एसेट क्लास आपके पास आता है जिसको हम बोलते हैं कमोडिटीज। एज आई सेड मोस्ट कॉमन इज गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, इनका जो रेट है वो वर्ल्ड के जो रेट्स है उसके साथ सिंक होता है, कोऑर्डिनेट होता है। ओनली थिंग इज दैट इंडिया में वो रुपी फॉर्म में मिलेगा और बाहर के कंट्री में उनके करेंसीज में मिलेगा। गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी सेफ हेवन, मतलब जहां पे आप सोचते हो कि हमारे पास गोल्ड है तो हमारे पास सेफ्टी जो है वो ज्यादा है, गोल्ड है वो बहुत आसानी से एक्सेप्ट किया जाता है मार्केट में, और इससे हमने आपको इमीडिएटली इनकैश भी कर दे सकते हो। मतलब ये जैसे बोलते हैं ना हम एक मार्केटेबल सिक्योरिटीज जैसे होती है, गोल्ड इज ऑल्सो लाइक दैट, हम इसको इमीडिएटली इनकैश करके बहुत लिक्विड, हम जो है वो लिक्विड का मतलब है कैश में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। एन इन्वेस्टर इन दिस कमोडिटीज वुड हैव टू काउंट ओनली ऑन कैपिटल अप्रिसिएशन सिंस दिस डू नॉट जनरेट एनी करंट इनकम। आपने गोल्ड आपके घर पे रखा हुआ रहेगा, आपके पास 100 तोला गोल्ड है या 10 तोला गोल्ड है, जो भी है, इसके ऊपर आपको कुछ इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन यस वो कैपिटल अप्रिसिएशन हो रहा है। तो बहुत बार आपने सुना होगा आपकी दादी बोलती है कि ये मेरे जनरेशन टू जनरेशन जो है वो गोल्ड पास होता है, और दादी हमें बोलती है कि ये गोल्ड मैंने 100 रुपया तोला से लिया था और आज जो है वो 50,000 है। मतलब अप्रिसिएशन तो हुआ है, लेकिन ना दादी को उसका एज अ रिटर्न के फॉर्म में कुछ रेगुलर इनकम मिला है, ना ही माँ को मिला है, ना ही आपको मिल रहा है। अनलेस एंड अनटिल यू सेल दैट पर्टिकुलर गोल्ड कमोडिटी, तब तक आपको जो मिलने वाला है वो सिर्फ कैपिटल अप्रिसिएशन ही है। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड इनकम। बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड टू बी, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जो है कंसिडर्ड टू बी सेफर देन इक्विटी, हाउएवर दीज आर नॉट टोटली फ्री फ्रॉम रिस्क। इक्विटी शेयर से जो बॉन्ड है वो सेफ माने जाते हैं, एक सेफ होराइजन माने जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये रिस्क फ्री तो नहीं हो सकते हैं। अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड है, कंपनी ने बॉन्ड इशू किए हुए हैं और इन्वेस्टर्स ने बाई किए, कल कंपनी बंद हो गई तो इन दैट केस इक्विटी शेयर होल्डर को तो प्रॉब्लम होगा ही, बॉन्ड होल्डर्स को भी पैसा मिलने के लिए दिक्कत हो सकती है, पूरा पैसा रियलाइज नहीं हो सकता है। जब भी कंपनी के एसेट बिकेंगे डेफिनेटली बॉन्ड होल्डर को इक्विटी होल्डर्स के पहले पैसे मिलेंगे, लेकिन वो पूरे मिलेंगे या नहीं उसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। ये बॉन्ड्स जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेट करती है, तो जितना सेफर बॉन्ड आप चाहते हो या बहुत ज्यादा सेफ बॉन्ड चाहते हो तो AAA रेटिंग या A+ रेटिंग वाले जो बॉन्ड्स है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वहां पर रिस्क जो है वो कम होती है। Bonds can be classified into subcategories such as government bonds and corporate bonds. गवर्नमेंट जो इशू करती है उसको GSEC भी बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो इशू होते हैं उनके ऊपर जो है उनको क्रेडिट रेटिंग करना कंपलसरी होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ मेच्योरिटी ऑल्सो, तो मेच्योर कभी हो रहे थे, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है, मिड टर्म बॉन्ड्स है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप उसे मेच्योरिटी के बेसिस के ऊपर भी आप उसको सब कैटेगराइज जो है वो कैटेगराइज कर सकते हो। तो जब भी आपको बहुत जल्दी पैसे चाहिए, छोटे से शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने पैसे चाहिए रहेंगे तो आप जो है वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड में पैसा रख सकते हो, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसे रखने हैं तो आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स या मीडियम टर्म बॉन्ड्स के हिसाब से पैसा रख सकते हो। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल गोल्स जिसके साथ आपने आपके एसेट क्लास को एसोसिएट किया गया है। तो जैसे फाइनेंशियल गोल्स होंगे, जो टाइम होराइजन आपने पकड़ा होगा, वो हिसाब से आप जो है एसेट क्लास जो है वो चूज करने वाले हैं, इतना आपको यहाँ पे समझना है। नेक्स्ट जो एसेट क्लास आता है वो आता है इक्विटी, very common asset class, and when you are definitely in a particular investment horizon, in an investment category where you want a long term benefit, in that case equity is going to be a better option. at the same time आपको ये भी देखना है कि जब जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है वो कंपनी बेटर कर रही है। ओके
तो इट इज द ओनर्स कैपिटल इन द बिजनेस। डेफिनेटली जब आप इक्विटी होल्डर्स हो तो आप ओनर्स ऑफ द कंपनी हो, लेकिन एक चीज यहाँ ये भी होती है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी बट दे आर नॉट मैनेजिंग द कंपनी। तो यहाँ पे ओनरशिप और मैनेजमेंट दो अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। मैनेज करने के लिए कंपनी के वहां पे डायरेक्टर्स है, वहां पे सीईओ है, सीएफओज है, वहां पे एग्जीक्यूटिव्स है, वहां पे मैनेजर्स है, वहां पे काफी सारा प्रोफेशनल सेटअप है जो कंपनी को ऑर्गेनाइज कर रहा है, कंपनी को मैनेज कर रहा है, कंपनी को रन कर रहा है। इन दैट सेंस डेफिनेटली आप ओनर जब भी होते हैं तो आपको मालूम है जो ओनर है सबसे ज्यादा रिस्क लेता है। इसके लिए इक्विटी कैपिटल इज अ रिस्क कैपिटल ऑल्सो, और वहां पे इसके लिए आप ज्यादा रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट करते हो। When one buys shares of a company through a secondary market, the share price could be high or low in comparison to the fair price. मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब भी कंपनी लिस्टेड होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये शेयर्स जो है वो सेकेंडरी मार्केट में मतलब एनएसई और बीएसई के ऊपर बाय करने होते हैं थ्रू देयर स्टॉक ब्रोकर्स। इतना तो आपको पता है। डेफिनेटली इक्विटी शेयर के जो प्राइजेस है वो मार्केट ड्रिवन होते हैं। मतलब जब भी मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है वो पर्टिकुलर स्टॉक की डिमांड ज्यादा होती है, मे बी रिलायंस की शेयर की डिमांड ज्यादा है, इन दैट केस रिलायंस के शेयर के प्राइस में आपको उछाल दिखेगा। जितना डिमांड ज्यादा उतना प्राइस ज्यादा। आपको इक्विटी शेयर से कैपिटल अप्रिसिएशन हो सकता है। मतलब आपने एक 100 रुपए का शेयर खरीदा था, आज उसकी कीमत जो है वो 1000 रुपीज हो गई है। मतलब क्या हो गया, आपका जो कैपिटल था, आपने जो इन्वेस्ट किया था वो कैपिटल अप्रिशिएट हो गया, उसमें ग्रोथ हो गई है। तो ये हो गया कैपिटल अप्रिसिएशन। इक्विटी में आप और एक तरह से पैसा कमा सकते हो या अर्न कर सकते हो, दैट इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। कंपनी जब भी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर के साथ डिवाइड करती है या डिस्ट्रीब्यूट करती है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड जो है वो एनुअल डिविडेंड हो सकता है, इंटरिम डिविडेंड हो सकता है या स्पेशल डिविडेंड हो सकता है। डिविडेंड के ये 3 कैटेगरीज है। If the profit of the company continues to grow over the year, the share price follows. जब भी कंपनी प्रॉफिट करती है तो ऐसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हर एक को चाहिए होती है अपने पोर्टफोलियो में। डेफिनेटली लोग उसके लिए डिमांड करते हैं और जब डिमांड बढ़ती है तभी शेयर की प्राइस बढ़ती है। तो यही यहाँ पे कहना है इनको, इफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कंटिन्यूज टू ग्रो over the years, the share price also follows the trend and that also goes over the year. इसलिए आपने देखा रहेगा कभी कभी 20-30 रुपए का शेयर जो है वो अभी बढ़ के जो है वो 3000, 4000, 5000 का हो गया है, बिकॉज कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंटली अच्छा रहा है और इन्वेस्टर्स जो है वो ऐसा कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मिंग कंपनीज जो है वो अपने पोर्टफोलियो में चाहते हैं, मतलब डिमांड करते हैं। जब डिमांड ज्यादा तभी शेयर की प्राइस जो है वो बढ़ती है, बिकॉज द एंटायर इक्विटी मार्केट इज बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी और स्टॉक।